हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लास में जुड़कर 12th फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का अध्ययन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस टॉपिक में एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, जिसका अध्ययन हम लोगों को करना है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिसका उपयोग हम लोगों को किर्चॉफ्स लॉ को पढ़ने में या इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन को सोचने में मदद मिलता है। आज हम बच्चे लोग उसी पर अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल में हम लोग देखेंगे पिछले क्लास में जो जो बातें आपको बताया गया था उसमें से उन सभी बातों को आपको याद रखना है। आपने निश्चित रूप से उसका रिवीजन कर लिया है। तो हम लोग देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स सेलों का समूहन। सबसे पहले ये जाने कि सेलों के समूहन की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। क्योंकि कोई भी एक सेल है वह इलेक्ट्रिक सर्किट में अल्प परिमाण का इलेक्ट्रिक करंट देता है, स्मॉल अमाउंट का करंट देता है। लेकिन उससे बड़े करंट की हमें यदि आवश्यकता हो, उससे अधिक करंट की आवश्यकता हो सर्किट में, तो उसके लिए 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 10 सेल को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके उस सर्किट में जोड़ते हैं। तो वहां पर करंट का वैल्यू अपनी इच्छा अनुसार जितना करंट हमें चाहिए उतना करंट प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सेल्स को ग्रुप करने का जरूरत पड़ा, जोड़ने का पड़ा, समूहित करने का जरूरत पड़ा। अब उसमें से देखना है कि सेलों का समूहन हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला हुआ सीरीज में। तो सीरीज में कब कहेंगे? जब एक सेल का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के निगेटिव से कनेक्ट होता हो। इसका मतलब एक का एनोड दूसरे के कैथोड से, दूसरे का एनोड तीसरे के कैथोड से, तीसरे का एनोड चौथे के कैथोड से जुड़ा रहेगा और उसके फाइनल एंड अंतिम सिरे के बीच एक्सटर्नल सर्किट जुड़ा रहेगा। तब उसको हम लोग कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सभी सेल का एक एनोड किसी एक निश्चित बिंदु पर और सभी सेल का कैथोड किसी दूसरे निश्चित बिंदु पर जुड़ा रहता है और उन दोनों बिंदु के बीच में बाहरी परिपथ एक्सटर्नल सर्किट जुड़ा रहता है। तब उसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और तीसरा होता है मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का मिश्रित क्रम समूहन। उसमें क्या होता है कि रो में, एक रो में बहुत सारे सेल सीरीज में जुड़े रहते हैं, दूसरा रो में भी सीरीज में, तीसरा रो में भी सीरीज में, और उस सारे रो के पॉजिटिव टर्मिनल को किसी एक बिंदु पर और उन सारे रो के निगेटिव टर्मिनल को एक निश्चित बिंदु पर जोड़ते हैं और उन दोनों बिंदुओं के बीच बाहरी परिपथ को जोड़ते हैं। तब वो कहलाता है आपका मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मिश्रित क्रम समूहन बोला जाता है। तो इन तीनों समूहन में हम बच्चे लोग सीखेंगे पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। वो सीरीज सर्किट में करंट भेजेगा तो उस करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकेगा, किन किन बातों पर वो करंट का वैल्यू डिपेंड करेगा।
फिर हम लोग पढ़ेंगे कि सेल, सभी सेल यदि ऐसा मान लें सिमिलर है, मतलब सबका ईएमएफ समान है, इक्वल है, उसको जोड़ेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा। अनइक्वल मतलब एक सेल का ईएमएफ है E1 मानेंगे, दूसरे का मानेंगे E2, उसको सीरीज में पैरेलल में जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, तब करंट का वैल्यू क्या मिलेगा, तब टोटल ईएमएफ कैसे निकालेंगे। ये बहुत सारे पॉइंट्स हम बच्चों को यहाँ पर सीखना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इन सभी बातों को सीखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मिला जुला के कॉमन वर्ड यूज करेंगे, कॉमन लैंग्वेज यूज करेंगे। आप लोग को सीखना है, आइए एकदम सिंसियर होके सीखते जाइएगा। कंसेप्ट को लेना है, लैंग्वेज पर बहुत बातें नहीं लगाना है आपको, किस जगह पर क्या बातें बोला जा रहा है। जैसे आपने पिछले क्लास में देखा होगा, जिन जिन बच्चों ने पिछले क्लास का स्टडी किया, उसको रिवीजन किया होगा, उनको फीलिंग्स हुआ होगा कि नेस बहुत छोटी छोटी बातों को यहाँ पर सीखने का जरूरत पड़ा और हम लोगों ने सीखा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और छोटी छोटी बातों को एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, बोला गया सीरीज। सेलों का श्रेणी क्रम समूहन। इसमें आपको सिखाया गया था, अभी बताया गया आपको कि हम लोग इसमें से देखेंगे 2 तरह की बातें हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट नंबर में सीखेंगे व्हेन EMF, electromotive force of each cells are equal. EMF and internal resistance EMF and internal resistance are of each cell are equal. हम लोग जो अभी चर्चा करेंगे ये मानते हुए सभी सेल, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध समान हो, तब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। तब बाद में बी नंबर में करके देखेंगे कि जब अलग अलग होगा तब क्या होगा, उसको देखेंगे। तो ये आपका हेडिंग हो गया, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए इसको हेडिंग को मिटा देते हैं और उसके बाद आप फिगर बनाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों को टू द पॉइंट सभी पॉइंट को ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैंने बताया था एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये दूसरे का निगेटिव है, फिर दूसरे का पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, फिर तीसरे का इस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से चलते जाएंगे और इस तरह से कॉम्बिनेशन तैयार होगा। तो ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। प्रत्येक सेल का ईएमएफ को बोलूंगा मैं ई, इंटरनल रेजिस्टेंस को बोलूंगा आर। इसका भी ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर,
इसका भी EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका भी EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, सबको जोड़ दिया। अब इन सभी सेलों के समूहन को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध वाले कोई भी बल्ब हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल अपरेटस हो उससे इसको जोड़ दिया। तो यहां पर हमें देखना है कि यह सेल इस सर्किट में कितना करंट भेजेगा। ये सारे सेल मिलकर, अब डॉट डॉट देने का मतलब इसमें नंबर ऑफ सेल लिख देते हैं n सेल। सेल कितना है यहाँ पर, n सेल्स को हम लोगों को बीच में है, मतलब यहाँ से यहाँ तक सेलों की संख्या n है, नंबर ऑफ सेल n है, डॉट 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 इसीलिए दिए है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को देखना है इस I को हम लोग कहेंगे, ये सभी सेल मिलकर जो सर्किट में करंट भेजेगा उस करंट को हम लोग बोलेंगे मेन करंट, मुख्य धारा। मेन करंट इस सर्किट में क्या होगा, और बाद में पहले जनरल फार्मूला देखेंगे I का निकालेंगे, और तब देखेंगे कि I का वैल्यू मैक्सिमम होने का क्या क्या कंडीशन है। तो सर हम बच्चे लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, और ये एनमा से जुड़ा हुआ है, इससे से जुड़ा हुआ है। तो पॉइंट का नाम यहाँ ए दे दीजिए और यहाँ पर बी दे दीजिए। ये सब अलग अलग पॉइंट पर से जुड़ते गया है और ये स्ट्रेस हुआ है। ये हुआ आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या हो गया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, इसी को कहते हैं हम लोग। ये हुआ श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल जुड़ गया। अब आपको यहाँ पर सीखना है कि सर आपको मेन करंट, पिछले क्लास में याद करो आपको मैंने दिखाया था ये सर्किट है इस तरह से, और यहाँ पर एक सेल जोड़ते हैं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, EMF E है। तो यह सेल इस करंट सर्किट में करंट भेजेगा, तो उसके लिए आपने फॉर्मूला देखा था, लैंग्वेज में बोलेंगे इसको टोटल EMF बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यही हमारा कॉमन फार्मूला होगा। कभी भी यूज करना हो, कोई भी सोर्स ऑफ करंट है उसको सर्किट में करंट सर्किट में जोड़ेंगे तो उस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेन फार्मूला यही हुआ, मेन हथियार यही हुआ। इसी का यूज हम लोग करते हुए आगे सभी थ्योरी को पढ़ेंगे। तो जब इसको यूज करना हम लोग शुरू करते हैं तो इसमें से दो बातें सोचना है, टोटल EMF कितना है ये खोजेंगे सर्किट में, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ये खोजेंगे। तो यहां पर देखेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम संयोजन में आपको देखना है यहाँ पर टोटल EMF कितना होगा। कुल विद्युत वाहक बल पूछेंगे कितना होगा। तो प्यारे बच्चों आपको किस स्टाइल पे सोचना होगा, तो आपको याद होगा कि यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते थे तो फाइनल इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मान सभी के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होता था। तो उसी स्टाइल पर टोटल EMF को यदि मैं E डैश से डिनोट कर दूं तो वो टोटल EMF कितना होगा। तो एक सेल का EMF है E प्लस दूसरे का है E, तीसरे का है E, इस तरह से अप टू N। कहां तक जोड़ना है, N तक, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स आपने जो कनेक्ट किया है वो कितना कनेक्ट किया है, यहाँ पर N सेल्स है और प्रत्येक सेल का EMF E है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है इसलिए टोटल EMF E डैश बराबर तो लिखेंगे। इसका मीनिंग होगा E डैश इज इक्वल टू N इंटू E, आपको ये कहना होगा। इस तरह से टोटल EMF आपने इस सीरीज कॉम्बिनेशन में निकाला और हमेशा इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए गौर से, बीच में यदि पलट दें किसी सेल को तो रिजल्ट बदल जाएगा, उसको लास्ट मोमेंट में जाके बताएंगे स्पेशल केस में। अभी आप जनरल बातें बता रहे हैं कि सबका करंट भेजने का नेचर सेम डायरेक्शन में है,
प्लस से करंट निकल रहा है, तो सेम नेचर का सब है, तो उसके अनुसार बता रहे हैं। जब सेल को पलटेंगे तब आपको एग्जांपल देके स्पेशल केस में लास्ट में समझाएंगे, उसको देखिएगा। तो टोटल ईएमएफ आपने कैलकुलेट किया। अब आपको क्या चाहिए, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि हम बच्चों को सोचना है, आइए गौर से देखेंगे। कुछ बातें हम लोग 10th में पढ़ चुके थे, ये सब बातें याद आ रहा होगा आपको, लेकिन इसमें देखेंगे बहुत सारे चीजों को 10th में नहीं सुना था, उसी को सीखने के लिए यहाँ पर जोर लगाना है आपको। लेकिन कोई भी चीज का शुरुआत जीरो से ही होगा, वहीं से लेके आगे बढ़ेंगे। चलिए, इतना दूर तक आपने समझ लिया होगा, एक स्टेप क्लियर हुआ। दूसरा स्टेप है रेजिस्टेंस। आप देखिए रेजिस्टेंस, सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको देखिए, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। आर को आप क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पर कैपिटल आर जो है हिंदी में कहते हैं बाह्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं हिंदी में, बाह्य प्रतिरोध बोलते हैं इसको हम लोग। तो बाह्य प्रतिरोध आपका ये हो गया यहाँ पर। अब चले आइए, मैं इंटरनल रेजिस्टेंस का बात करूं, तो सभी सेल यदि सीरीज में कनेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सभी सेल यदि सीरीज में है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबका सीरीज में होगा। तो यहां पर मैं कहूंगा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको जवाब देना है। तो हम लोग कहेंगे आंतरिक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, ऐसा सोचेंगे हम लोग हिंदी में। चलिए इसको डिनोट कर देते हैं हम लोग आर डैश से। किसे डिनोट कर देते हैं, आर डैश से डिनोट कर देते हैं। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा आर डैश कर देंगे, आर डैश कर देंगे। तो यहां पर देखेंगे सब यदि सीरीज में जुड़ा हुआ है, यहां पर किसमें है, सीरीज में, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन यहां लिख के हम चल रहे हैं, तो सारी बातें सीरीज वाला अप्लाई करना है। तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस अप टू एन, कहां तक जोड़ना है हम लोगों को, एन तक ऐड करना है। तो आपका आर डैश हो गया, एन इंटू स्मॉल आर हो गया। ये आपने फॉलो कर लिया, नो डाउट। अब देखेंगे ये सभी सेल में जितना करंट फ्लो हो रहा है वही सेम करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी फ्लो हो रहा है। तो आप बच्चों को कहना होगा कि सभी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है ये भी सीरीज में है। तो ऐसे कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन होल सर्किट संपूर्ण परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध, संपूर्ण परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध आपको बोलना है। तो डियर स्टूडेंट, आप क्या जवाब देंगे, आप यहाँ पर सिंबल मान लीजिए कैपिटल आर डैश मान लीजिए, इसका मान सोचना चाहेंगे तो आपको कहना होगा इंटरनल रेजिस्टेंस का आर डैश है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, तो आर डैश इज इक्वल टू आपको कहना होगा यहाँ पर आर प्लस आर डैश, मतलब ये आपका हो जाएगा आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने खोज लिया और टोटल ईएमएफ भी खोज लिया। तब आप लोग कहेंगे मेन करंट इन द सर्किट फ्लोइंग बाय ग्रुपिंग ऑफ सेलों के समूहन द्वारा परिपथ में भेजा गया धारा, वही वह मेन करंट, उसको बोल देते हैं हम लोग डायरेक्ट। तो I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वर्ड यूज करना जरूरी नहीं है, मैं बोल देता हूँ, फिर भी ऐसा एक बार लिख देता हूँ, टोटल ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट। संपूर्ण परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध लेना है, आधा का नहीं लेना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ शॉर्टकट में कहना होगा I इक्वल टू
ई डैश बाय आर डैश। अब आप लोग ये दोनों को अलग अलग सोच चुके हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कई बार कितने सेल सीरीज कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है, प्रत्येक कितना है, तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए, होल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। सभी स्टेप को अलग अलग हम क्लियर कर रहे हैं। कहीं से बीच से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो सभी बातों को तोड़ तोड़ के बता दे रहे हैं, उसको दिमाग में एक बार सेट कर लीजिएगा, फिर कभी आपको दिक्कत होने का चांस नहीं होगा। तो चलिए अब यहाँ पर ई डैश आर डैश का मान बैठाएंगे, एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट पर फिर हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। तो मैं यहाँ तक इसको 10 सेकेंड आपको मौका देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे पॉइंट, स्पेशल पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या स्पेशल बातें हमें जानना चाहिए। तो चलिए आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक नई चीज आपके सामने रखेंगे। हो गया कंप्लीट। चलिए अब मैं इसको डिलीट करता हूं। फार्मूला निकलने के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट पर चर्चा करेंगे, जिसको ध्यान से देखिए और सुनिएगा। तो आप बच्चों के सामने यहां पर मेन करंट आई का जो वैल्यू आ जाना चाहिए वह वैल्यू आपका आ जाएगा। गौर से देखिए, ई डैश बाय आर डैश आपने देखा था, ई डैश का मान देखा एन इंटू ई बाय आर प्लस एन इंटू आर, ये आपका हो गया सर्किट में मेन करंट का वैल्यू। अब देखेंगे, ये बातें आपको याद रख लेना है, तब फिर जरा सा यहां पर नोट करके देख लेना है। पहला बात कि सर ये जो सर्किट में दो पॉइंट है, मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सिरों के बीच का विभवांतर, मैं कहूंगा आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाह्य परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर। तो यहाँ भी से डिनोट करेंगे, भी बराबर कर देंगे मेन करंट जो आई निकला, इस आई को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा आपसे, तो इसका मान कैसे बताएंगे आप बच्चों को, आई निकाल लेंगे पहले इस फार्मूला से मेन करंट, और मेन करंट निकाल कर इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, आपका पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा वो निकल जाएगा। एक बात याद रखने का है। फिर दूसरा बात आपको यहाँ पर याद रखना है, यहाँ छोटा जगह नहीं हटेगा, ये यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको याद रखने के लिए मेन बात बता रहे हैं, प्रत्येक सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, प्रत्येक सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मतलब प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको देखना होगा, यहाँ पर कहना होगा, इसको वी डैश से डिनोट कर लीजिए,
तो हम लोग कहेंगे ए और बी के बीच टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यदि भी है यहाँ पर और सेलों की संख्या n है तो प्रत्येक में हम निकालना होगा, तो v में n से डिवाइड कर देंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे सेल होंगे और कहेंगे कि प्रत्येक सेल के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मैं इसको v' से माना हूं, तो ये v' कितना होगा सर, हम बच्चों को बताना पड़ेगा। तो इस v' का मान हमको कहना होगा v/n कर देंगे, जितने भी सेल जुड़े रहेंगे उससे डिवाइड कर देंगे, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा तुरंत। तो ध्यान दीजिएगा, दो बातें यहाँ पर सीखने लायक है। बहुत मिस्टेक होता है बच्चों सर्वर में कि सर इस तरह के कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच का भी अंतर कितना होगा, तो आपको जवाब होगा ओम्स लॉ का मदद लेंगे। तो रेजिस्टेंस इसका R रहेगा, मेन करंट कितना फ्लो हुआ I वो मालूम रहेगा, तो V इक्वल टू IR से हो जाएगा। राइट, एक बात क्लियर। दूसरा बात यहाँ पर आइए, प्रत्येक सेल के सिरों के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, टर्मिनल पोटेंशियल प्रत्येक सेल का कितना होगा, तो डियर स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, V में n से डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। राइट, चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कुछ स्पेशल केस। स्पेशल केस इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या समझना है, आइए उस पर हम विचार करते हैं। स्पेशल केस में हम लोग जानना चाहेंगे कि ये करंट, मेन करंट जो आई हुआ, ये मेन करंट जो आई है, इस आई का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा वो सीखना है, और उस मैक्सिमम करंट का वैल्यू कितना होगा ये सीखना है। राइट, चलिए आइए। तो स्पेशल केस में मैं बताना चाहता हूं, फर्स्ट नंबर में इफ, ध्यान दीजिएगा, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन n इंटू आर, मतलब सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, वो सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस मिलकर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में छोटा हो। ऐसे एग्जांपल मन में सोचें कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 200 ओम है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है, 0.2 ओम है, 0.5 ओम है, तो 200 के रिस्पेक्ट में 0.2, 0.1, 0.5 वेरी वेरी स्मॉल। राइट, तो ऐसे केसेस में आप यहाँ पर R को 0 मान लोगे और तब आपका in this case main current in the circuit, ये सेल कितना करंट भेजेगा सर्किट में वो देखते हैं, तो N इंटू ई बाय, ध्यान से देखिएगा गौर से, N इंटू ई बाय आपका हो जाएगा R प्लस 0, ये हो जाएगा N इंटू ई बाय R। तो यहां पर जो करंट होगा, ये करंट आपका I हो जाएगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगा यहाँ पर, और वो हो जाएगा N इंटू ई बाय आर। ई बाय आर हुआ करंट थ्रू ईच सेल, प्रत्येक सेल कितना करंट फ्लो करेगा, करंट जो देगा प्रत्येक सेल कितना करंट देगा सर्किट में, वो हुआ ई बाय आर, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस को नगण्य मान लिया आप, 0 मान चुके हैं, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस को काम करेगा नहीं, वहां पर कोई अपोज नहीं करेगा। तो ई बाय आर जो होगा ये हो जाएगा आपका प्रत्येक सेल के द्वारा परिपथ में भेजा गया धारा, और एन हुआ नंबर ऑफ सेल। इसका मतलब हुआ कि गौर से देखिएगा, एन का मान यदि हम लोग 1 लेके 2, 3, 4, 5, 6 करते जाए, एन का मान 1, 2, 3, 4, तो एन 1 लेंगे तो 1 इंटू इतना, 2 लेंगे तो 2 इंटू इतना, 3 लेंगे तो 3 इंटू इतना, 4 लेंगे तो 4 इंटू इतना। इसका मतलब हुआ कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ सेल बढ़ाते जाएंगे तो मेन करंट का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैं कहूंगा यहाँ पर कि सर एक्चुअली जो सेल का निर्माण करने वाला कंपनी या सेल का निर्माण
करता है उसकी ये नियति होती है, कोशिश होती है इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो तो नहीं कर सकता है, वो लोग नेग्लिजिबल कर सकता है, बहुत कम, बहुत छोटा वैल्यू रख सकता है। तो वैसे कंडीशन में तब सेल को सीरीज में कंबाइन करेंगे तब होगा यूजफुल। मतलब मैं कहूंगा इन दिस केस, इस स्थिति में इन दिस केस सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूजफुल, यह यूजफुल हो जाएगा, आपका हानिकारक नहीं होगा, लाभदायक होगा। तो सेलों का श्रेणी क्रम समूहन लाभदायक होता है जहां पर अधिक से अधिक करंट प्राप्त करने की आवश्यकता हो तो सेल को सीरीज में जोड़ते हैं और सीरीज में जोड़कर कनेक्ट करके हम करंट का वैल्यू को बढ़ाकर प्राप्त करते हैं। यह था आपका सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें से एक हम लोग उल्टा बात जरा सा सोच लें। यहां पर क्या सोच सकते हैं तो देखेंगे गौर से। स्पेशल केस 1 में यह बात बताया गया, तो ये जो करंट निकला ये करंट आपका क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। तो आपको ध्यान से देखना होगा यहाँ पर कि मैक्सिमम करंट जो आपको मिला वो कब मिला। तो आप देख रहे हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होने पर सीरीज कॉम्बिनेशन के द्वारा जो करंट मिलेगा वो करंट मैक्सिमम मिला और नंबर ऑफ सेल बढ़ाते जाएंगे, करंट का वैल्यू बढ़ते जाएगा। राइट, इस बात को फॉलो किए। ई बाय आर यह हो गया एक सेल द्वारा प्राप्त धारा। तो एक सेल से प्राप्त धारा जो हुआ वो उसको n से गुना करते हैं, तो ये करिया हुआ आपका। अब कहता है कि सर यदि इसमें चेंज कर दीजिए, स्पेशल केस 1 को हटा के 2 करते हैं, तब देखेंगे गौर से यहाँ पर इफ r इज लेस देन, उल्टा सोचें कि सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको भी बढ़ा कर दिया जाए। तो ऐसे केसेस में आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही, मतलब वायर में, सर्किट में यहाँ पर सुपर कंडक्टर यूज कर दिए जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, लेकिन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा है, अधिक है। तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ही आप लगभग जीरो मानना पड़ेगा, इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो गया। तो ऐसे केस में आप देखोगे मेन करंट का वैल्यू क्या होगा, आप यहाँ पर से ये टर्म जीरो हो जाएगा, n इंटू आर बच जाएगा। अब ध्यान से देखना बाबू मेरे, इस बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आपने जीरो सोचा है, तो यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जीरो सोचा है तो आपका रिजल्ट आएगा एन ई बाय एन इंटू आर, एन भी कैंसिल हो जाएगा, ई बाय आर बचेगा। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहा नहीं सर्किट में, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो करंट का वैल्यू हो गया ई बाय आर। और ये ई बाय आर जो हुआ एक सेल द्वारा परिपथ में भेजा गया करंट हुआ, चेंज हुआ है, केस चेंज हुआ है, तब यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ही जीरो मान लिया गया है। यदि ऐसा हो जाए तब ये पॉसिबिलिटी है, मतलब कंपनी बनाते समय ध्यान ना दे और घटिया क्वालिटी का इलेक्ट्रोलाइट का यूज कर दे तो वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो जाएगा। चूंकि मैं आपको बता भी दिया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उसका अलग से पॉइंट करके एक्सप्लेन कर दिए थे। उनमें से कहीं पर गड़बड़ी कर दिया जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो जाएगा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टर यूज कर दे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो वैसे केस में ये जो ई बाय आर होगा एक सेल द्वारा भेजा गया करंट होगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल खत्म हो जाता है। तो ध्यान देंगे गौर से। अब इस कंडीशन में जो करंट प्राप्त होगा, मेन करंट का वैल्यू आई बराबर बचेगा करंट थ्रू इस सेल, एक सेल द्वारा जो करंट भेजा जाएगा सर्किट में वही बच जाएगा। एन आपका गायब हो गया, मतलब अब नंबर ऑफ सेल यहाँ बढ़ाते भी जाएंगे तो करंट के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, स्पेशल केस है जो जनरली होता नहीं है और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वहां से ज्यादा लिया जाता है, जो स्पेशल टाइप की बात होती है वहां से। तो यहाँ पर आपने देख लिया, इस बात को याद रखिए, यदि ऐसा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही बहुत कम है, इंटरनल रेजिस्टेंस अधिक है, तो वैसे केस में करंट का वैल्यू जो होगा वो हमेशा ई बाय आर के बराबर होगा, मतलब एक सेल द्वारा प्राप्त धारा होगा। नंबर ऑफ सेल यहाँ से गायब हो गया कैलकुलेशन से, इसका मतलब करंट का वैल्यू बढ़ेगा नहीं, सेल कितनों बढ़ाते जाएंगे करंट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा और ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। इन दिस केस
सीरीज कॉम्बिनेशन इज हार्मफुल, हानिकारक हो जाएगा। ठीक है ना, यूजलेस हो जाएगा, वो हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं होगा। क्योंकि सेल को कंबाइन करने का मेरा सोच है, शुरू में ही बोला था, करंट का वैल्यू बढ़ा के प्राप्त करना। और सेल जोड़ने से करंट का वैल्यू बढ़ा ही नहीं तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, वो हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा, असहायक हो जाएगा, सहायक नहीं होगा हमारे लिए। तो ये था आपका एक सीरीज कॉम्बिनेशन की बात। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे गौर से, मैं मिटा रहा हूं, अब आपको तेजी से लेके चलता हूं। यदि सेल का ईएमएफ डिफरेंट हो तब वहां पर करंट का वैल्यू कैसे सोचेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सोचेंगे, आइए उस पर विचार करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप बी नंबर में आएंगे, व्हेन ईएमएफ ऑफ सेल्स आर डिफरेंट। सेल का ईएमएफ डिफरेंट है, तब हम बच्चे लोग कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए उसको हम लोग सीखेंगे। नंबर बी में ईएमएफ ऑफ सेल्स आर डिफरेंट। यदि सेल का ईएमएफ डिफरेंट है तब हम लोग उसके बारे में अब थिंक करने जा रहे हैं। तो सिर्फ ईएमएफ का ही बात नहीं करते हम लोग, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग हो, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर डिफरेंट। मतलब हिंदी में हो गया कि जब सेलों का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध असमान हो तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, आइए गौर से देखते हैं। यहां पर एक सेल का ईएमएफ मान लिया मैंने E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। दूसरे सेल का ईएमएफ मान लिया E2, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया R2, और इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। क्लियर? तब अब यहां पर दो तीन चीजें हम विचार करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या संभावना है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कंसंट्रेट होके हम बच्चों को यहाँ पर सुनना है। दो तीन चीजें हम लोग को देखना है। हम सारे बच्चे यहाँ पर विचार करें कि सर ये सेल दोनों मिलकर इस सर्किट में करंट भेजा, मेन करंट आई, और ये आई करंट इस तरह से होल सर्किट में फ्लो करेगा। तो यहां पर मेन करंट आई हो गया हमारा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। तो डियर स्टूडेंट, हम बच्चे लोग विचार करेंगे यहां पर कि फर्स्ट सेल का लॉस्ट वोल्ट हो जाएगा I इंटू R1 और सेकेंड सेल का लॉस्ट वोल्ट हो जाएगा I इंटू R2। कन्फर्म? तो यहां पर हम लोग विचार करें तो ये फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल यहां पर जुड़ा हुआ मान लेते हैं A, यहां पर मान लेते हैं B, यहां मान लेते हैं C। तो फर्स्ट सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मान लेंगे V1, सेकेंड सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मान लेंगे V2। चूंकि ईएमएफ और रेजिस्टेंस अलग अलग है, V1 V2 मानना पड़ेगा। पहले सेल में सब में सेम था, इसलिए सब में VV माने थे, V' सब कर लिए थे, याद करो पिछले डिस्कशन में। अब यहां पर से
यदि मुझे कोई कहे कि इस सेल का ईएमएफ है E1, तो पहला सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सेल को मैं डिनोट कर रहा हूं V1 से। पहला सेल के सिरों का बीच का विभवांतर V1 बराबर, तो आपको याद होगा E1 माइनस I इंटू R1 का ना होगा। ध्यान देंगे गौर से। अब सेकेंड सेल के बारे में बोलेंगे तो आपको बोलना होगा V2 इक्वल टू E2 माइनस I इंटू R2। तो थ्योरी आपको याद होना चाहिए, मैंने दिखाया था डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। सेल जब डिस्चार्ज हो रहा है मतलब सर्किट को कंप्लीट कर दिए हैं, करंट फ्लो होने लगा तो सेल डिस्चार्ज होने लगा। तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर बताया था E माइनस आई आर, याद होना चाहिए आपको। तो V1 इक्वल टू लिखेंगे E1 माइनस आई R1, दूसरे का लिखेंगे E2 माइनस R2। अब देखिएगा फाइनल एंड यहां से यहां तक का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यदि पूछा जाए तो भी इसको यदि मैं कहता हूं V से डिनोट करता हूं, तो डियर स्टूडेंट चूंकि सीरीज में कंबाइंड है ये, तो सीरीज में कंबाइंड है तो मैं यहां पर बोलना चाहूं, सेंटेंस यूज करना चाहूंगा कि सर फाइनल एंड, सर्किट का जो फाइनल एंड है, फाइनल एंड एंड्स ए एंड सी के बीच हम लोग विचार करें पोटेंशियल डिफरेंस, अंतिम सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मैं यदि भी मानता हूं तो V इक्वल टू मुझे कहना होगा V1 प्लस V2, ये कहना होगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद होगा कि अंतिम सिरों का फाइनल इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू प्रत्येक के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा। उस कंसेप्ट को मैं अप्लाई करना चाहूंगा यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट V बराबर आपको आ जाएगा यहाँ पर E1 माइनस आई इंटू R1 प्लस E2 माइनस आई इंटू R2। तो गौर करके देखिएगा V इज इक्वल टू E1 E2 को एक साथ कर लीजिए, माइनस आई R1 प्लस R2 एक साथ हो जाना चाहिए। गौर से इसको देख लीजिए, आप इसको एक इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दीजिए, ये मैंने कल्पना कर लिया। अब प्यारे बच्चों मैं अपने मन से एक नया प्लानिंग करूं कि पूरे सर्किट का इफेक्टिव ईएमएफ या टोटल ईएमएफ मान लेते हैं कुछ, और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ मान लेते हैं। तो वैसे कंडीशन में जो है फाइनल इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए, तो आइए वहां पर हम लोग विचार करते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस पूरे दोनों सेल या जितने भी सेल यहां पर होते हैं, इन दोनों सेल का इफेक्टिव ईएमएफ, प्रभावी विद्युत वाहक बल या टोटल ईएमएफ मान लूं, यदि मैं ये कहूं यदि इफ टोटल ईएमएफ इज E डैश एंड इक्विवेलेंट internal resistance, equivalent internal resistance is R dash, then ध्यान देना हिंदी में, यदि इस संयोजन का टोटल कुल विद्युत वाहक बल E डैश और सभी का समतुल्य प्रतिरोध का, आंतरिक प्रतिरोध का, समतुल्य प्रतिरोध का मान R डैश हो, तो प्यारे बच्चों ऐसे केस में करंट आई हो रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, तब ये V बराबर जो लिखना चाहेंगे हम लोग, देन टर्मिनल या हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी जब लिखना चाहेंगे
तो सिंबल आपका भी है, तो भी इक्वल टू हो जाएगा ई डैश, इसी फॉर्मूले पर ई डैश माइनस आई इंटू आर डैश, ये मैं लिख पाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2 ये मैंने सोचा। यदि संपूर्ण परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल ई डैश हो और सभी आंतरिक प्रतिरोधों का समतुल प्रतिरोध आर डैश हो, तो अंतिम सिरों के बीच का विभवांतर ए और सी के बीच का विभवांतर या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर हो जाएगा इसी फार्मूला के स्टाइल पर, भी बराबर सबका ईएमएफ ई डैश इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश, तो यही लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 आपका हुआ। अब आप कंपैरिजन करो, आपने दो तरह से एक ही चीज को कैलकुलेट किया, एक सबका ईएमएफ अलग अलग, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग मानकर आपने भी को कैलकुलेट किया, और फिर मैं दूसरा स्टेप लिया कि टोटल ईएमएफ को मैंने ई डैश माना और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश माना, तब उस भी को मैंने लिखा। तो दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, तो इन दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे तो आपको एक नया चीज मिलेगा। क्या मिलेगा, गौर से आइए। मिटा दूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मिटा दे रहा हूं यहां पर, फटाफट जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिएगा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन पर आप पहुंच रहे हैं, जो मजेदार चीज है, जो भाई अच्छे अच्छे सवाल को बनाने में ये बहुत जल्दी मदद करेगा और आप इजी में बता पाएंगे। डियर स्टूडेंट, अब सारी चीजों को मिटाते हैं और लास्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने अभी मिलेगा। बच्चे क्लास में सिमिलर वाला थ्योरी होता था, लेकिन यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम डिलीट कर दिए हैं। मैं कहता हूं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 में तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 में तुलना करने पर, आप बच्चे ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 को मैं याद दिलाता हूं, फिर से लिख के आपके सामने लिखा हुआ नहीं है। E1 प्लस E2 माइनस आई इंटू R1 प्लस R2 ये था, और इक्वेशन नंबर 2 था आपका E डैश इक्वल टू माइनस आई इंटू आर डैश। दोनों को तुलना करेंगे, E डैश के स्थान पर ये दिख रहा है और आर डैश के स्थान पर आपको ये दिख रहा है। दिख रहा है ना, गौर से देखिए तो। यस सर दिख रहा है, नो डाउट, आराम से मैं कह सकता हूं। तो फाइनली मैं कहूंगा सर पूरे सर्किट का टोटल ईएमएफ या कभी कभी इफेक्टिव ईएमएफ भी लिखा रहता है, इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ इन दिस सर्किट। तो हिंदी में कहेंगे कुल विद्युत वाहक बल या प्रभावी विद्युत वाहक बल का सिंबल ई डैश कहेगा। निकालने के लिए तो डायरेक्ट आप कहोगे ई डैश इक्वल टू E1 प्लस E2, राइट। फिर मैं कहूंगा आर डैश के स्थान पर ये है, ध्यान दीजिएगा गौर से। ये लाइन आपको पिछले क्लास में ही मैंने हल्का सा हिंट देके बोल दिया था शॉर्ट में, आपको याद होगा, क्लास में याद आ गया होगा, वो हाँ ऐसा आया था। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखेंगे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना था, आर डैश इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2। ये एक विधिवत तरीके से दोनों मालूम हो गया आपका ये। अब मैं आपको पूछूंगा यहां पर मेन करंट, इस सर्किट में मेन करंट आई क्या होगा सर? तो आपको पता है टोटल ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट, यहां पर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। टोटल ईएमएफ आपने सिंबल दिया था ई डैश, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश है, तो आपका हो जाएगा आई इक्वल टू E1 प्लस E2 बाय आर प्लस आर डैश।
माय डियर स्टूडेंट, अब इस तरह से नंबर ऑफ सेल n होता, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 E5 E5 डॉट 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 R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इस तरह से करते करते चले जाएंगे तो टोटल करंट का मान, मेन करंट का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करने की बात है सर, आपको यहाँ पर दिखाए थे कि माइनस प्लस से जुड़ा है, लेकिन मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था यदि सर आप इसको पलट दीजिए, ऐसा कर दीजिए, तो डियर स्टूडेंट आपको देखोगे ये E1 था, ये E2 था, R1 था, R2 था। तो यहाँ पर शिकायत है कि मेन करंट क्या होगा, तो इसमें बताना होगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो E1 ग्रेटर देन E2 यदि है तो बड़ा वाला जो नेचर है, बड़ा वाला E1 ये है, इधर ही मेन करंट फ्लो होगा, जिसका यहाँ बड़ा है, छोटा वाला इसका विरोध कर रहा है। इसको हम दिखाते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तब यहाँ पर ई डैश का जो मान होगा आपको लिखना होगा E1 माइनस E2 और आर डैश में नोट, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमेशा वही लिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर अंतर हो गया, इस फिगर के अनुसार ये हुआ था, इंटरनल रेजिस्टेंस ये था, लेकिन जब दोनों सेल अपोजिट जुटा रहेगा, मतलब माइनस माइनस से प्लस प्लस से जुड़ा रहता, तो ऐसे केस में आपको ई डैश का मान ऐसे लिखना पड़ेगा। तब आपका आई का मेन करंट आई जो होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा E1 माइनस E2 बाय R1 कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2, ये मेन करंट यहाँ पर हो जाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया, यह स्थिति था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं, इसको ध्यान दे सकते हैं, राइट। यह हुआ आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में बेसिक कंसेप्ट। इतने सारे सोच हैं यहाँ पर, आप इसको अप्लाई करके बना सकते हैं, आगे यूज कर सकते हैं। अब हम बच्चे लोग यहाँ पर विचार करें, बहुत सारी बातें हो चुकी है। अब इस सभी सेल को यदि पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या होगा, तो आइए इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसको डिलीट करते हैं, फटाफट आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन कर जाइए जल्दी से। तो हम सभी बच्चों ने क्लास देख रहे हैं ढंग से, सिंसियर होके, तो सारे स्टेप्स आपके सामने हैं। अब जैसे देखिएगा गौर से, यहाँ पर एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देके सिखा रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। सपोज कीजिए आपका टॉर्च है यहाँ पर, आप अपने सेल को इस तरह से जोड़े हो, ये सेल आपका ये प्लस का लगा, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये होता है सर। इस सेल का EMF 1.5, इसका भी 1.5, इसका भी 1.5 है। अब इस सेल में टोटल EMF आपसे पूछेंगे, तो टोटल EMF आपको बोलना होगा यहाँ पर 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 6 वोल्ट हो गया यहाँ पर, राइट। लेकिन इसमें से कहता है तो टॉर्च लाइट देगा एकदम फटाफट फटाफट झकास लाइट देगा, लेकिन कहता है कि सर अब इसमें से ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पर जो ये सेल है इस तरह से बल्ब लगा हुआ है, यह सेल इस तरह से जुड़ा हुआ है आपका। अब आप देखिए गौर से, इस सेल को हम पलट देते हैं इस तरह से, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। अब बताइए यहाँ पर ये टॉर्च जलेगा या नहीं जलेगा, लाइट देगा या नहीं देगा, तो सर निश्चित रूप से हम जवाब देंगे कि लाइट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, आपको विचार करके बताना होगा। ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है। मैंने एक बैटरी को पलट दिया,
तो क्या ये टॉर्च आपको लाइट देगा? बताइए जल्दी से सोच के। तो आपका जो भी जवाब हो, तो आपको मैं पूछूंगा पहले करंट निकालना था यहाँ पर, तो टोटल ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये कंसेप्ट होता है। यदि टोटल ईएमएफ का मान कुछ ना कुछ है 6 बाय इसका मान कुछ भी है, तो ये नॉट इक्वल टू 0, मतलब करंट फ्लो होगा और ये लाइट देगा। यहाँ आके देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे सर टोटल ईएमएफ कितना है, तो टोटल ईएमएफ यहाँ पर भी खोजेंगे, तो ये सभी सेम डायरेक्शन में करंट देना चाहता है, ये उसका अपोज करना चाहता है, जो अपोज करना चाहेगा उसको माइनस में ले लेंगे, तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 माइनस 1.5 इक्वल टू, ये खत्म होगा 3 वोल्ट हो जाएगा सर। तो यहाँ पर टोटल ईएमएफ ई डैश इक्वल टू 6 वोल्ट हुआ था, और यहाँ टोटल ईएमएफ ई डैश बराबर 3 वोल्ट हुआ। तब आप गौर करके कहोगे यहाँ पर भी करंट आई नॉट इक्वल टू 0, आई करंट 0 नहीं होगा, मतलब ये टॉर्च लाइट देगा। ये हो सकता है कि इस लाइट का इंटेंसिटी कम होगा, ब्राइटनेस कम होगा, लेकिन लाइट देगा। अब सर मैं ये पूछता हूं आपसे, इसका 2 सेल को पलट दीजिए आप, तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे 2 सेल्स को सर पलटेंगे हम लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बहुत ही प्यारा रिजल्ट आएगा। यदि 2 सेल को उल्टा कर दीजिए, आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही छोटा सा बात है कि किरचॉफ लॉ जब पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि यह डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट था। सर इस तरह से ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है। इसका ईएमएफ 1.5, 1.5, 1.5, 1.5। अब यहाँ कहेंगे टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ यदि मैं पूछना चाहूँ तो माइनस 1.5, माइनस 1.5, प्लस 1.5, प्लस 1.5, तो ई डैश इक्वल टू 0। इन दिस केस मेन करंट आई इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल ईएमएफ 0 हो गया, 0 बाय समथिंग 0 रिजल्ट होगा। मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन यदि बनाते हैं तब आपका जो ये टॉर्च है ये लाइट नहीं देगा आपका, मतलब यहाँ पर लाइट नहीं मिलेगा सर इस कंडीशन में। तो आपने देख लिया, यही है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का एक परफेक्ट एग्जांपल्स, जहां पर आपको सोचना बहुत ही आसान होगा, राइट। ये तीनों एग्जांपल्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या होने का चांस है। तो ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, राइट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को अब भी पढ़ना है आपको, लेकिन ब्रेक के बाद हम लोग इसको पढ़ते हैं। और 5 से 6 में ये क्लास आपने सुन लिया, सिंसियर होकर देख लिया। कल से आपका न्यू रूटीन होगा, जो आपको अगले क्लास में पूरे रूटीन को मैं समझा भी दूंगा, और आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और मिक्सर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये 2 कॉम्बिनेशन बचा जिसको हमको बता देना है। तो लगता है बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन डिस्कशन करने लगते हैं तो लगता है नहीं बहुत डेप्थ में ही जाके करो, तो कभी शॉर्ट करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। जब आ जाते हैं जगह पर तो फुल लंबा डिस्कशन हो जाता है। तो इतना आपने जरूर समझ लिया होगा। अब चले आइए, आप आगे बढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग जस्ट तुरंत ही शाम में 8 से 9 आपका क्लास हो जाएगा, लाइव क्लास। आप उसको देख लेंगे गंभीर होके, सिंसियर होके, राइट। छोड़ेंगे नहीं, यदि गलती से छूट गया तो सुबह सुबह देख लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे देख लेने का, और तब हम लोग फिर नए सिरे से काम करेंगे, राइट। ओके, बाय बाय।